दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय MS पर। आज हम फिर से आए हैं एक नया वीडियो लेकर के, और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत विभव का भौतिक महत्व। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगला आने वाला वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैद्युत विभव हमने पढ़ चुका है कि वैद्युत विभव किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस लाए गए आवेश का अनुपात ही वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, हमने इतना पढ़ लिया है कि वैद्युत विभव क्या होता है। अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा लाए गए आवेश का अनुपात ही वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं, अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि उसका भौतिक महत्व क्या है। ठीक है, उसका भौतिक महत्व क्या है। तो देखिए, जो वैद्युत विभव होता है, वैद्युत विभव किसी भी आवेश के दिशा को निर्धारित करता है। ठीक है, वैद्युत विभव से ही आवेश की दिशा का निर्धारण होता है। जैसे देखिए, जो अगर मान लीजिए धन आवेश है, ठीक है, मैं यहाँ पर नंबर 1 डालता हूँ। अगर धन आवेश है, धन आवेश, ठीक है, तो देखिए जो धन आवेश होता है यह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है। ठीक है, देखिए उच्च विभव कहने का मतलब क्या है। मान लीजिए दो वस्तु है यहाँ पर, ठीक है, ये हम ले लेते हैं, कोई दो ये वस्तु है। अब मान लेते हैं इसका विभव उच्च है। ठीक है, इसका विभव क्या है, उच्च है, उच्च विभव वाली वस्तु है ये। तो देखिए उच्च विभव का मतलब होता है कि ये जो वस्तु है इसका विभव अधिक है। विभव क्या है, इसका अधिक विभव है। और कोई दूसरा वस्तु मान लीजिए ले लेते हैं, ये वस्तु है और यह निम्न विभव वाली वस्तु है। ठीक है, निम्न विभव वाली वस्तु है। अब देखिए, निम्न विभव का मतलब होता है कि इसका जो विभव है वह कम है। क्या है ये, कम विभव है इसका। ठीक है, अधिक विभव है इसका। अगर धन आवेश है तो धन आवेश प्लस आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर फ्लो करेगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहेगा। ठीक है, तो इस बात का याद रखना है कि जो वैद्युत विभव होता है, वैद्युत विभव का काम यही है कि यह धन आवेश यानी मतलब कि आवेश की दिशा को निर्धारित करता है। अगर आवेश धन आवेश है तो यह उच्च विभव यानी कि अधिक विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु में पहुँचेगा, यानी कि बहेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, अगर यही आवेश अगर ऋण आवेश होता, ठीक है, अगर मान लीजिए ऋण आवेश है, ठीक है, तो ऋण आवेश क्या करता है, ऋण आवेश निम्न विभव वाली वस्तु से उच्च विभव वाली वस्तु की ओर बहता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर ये कोई वस्तु है, मान लेते इसका विभव निम्न है। क्या है ये, निम्न विभव है। निम्न विभव का मतलब मैंने बताया कि कम विभव है। और मान लीजिए ये कोई दूसरा वस्तु है, इसका उच्च विभव है, उच्च विभव। और उच्च विभव का मतलब क्या बताया हमने कि उसका विभव क्या है, अधिक है। ठीक है, अगर मान लीजिए ऋण आवेश है, माइनस क्यू आवेश है अगर कोई, तो इसका फ्लो माइनस आवेश से यानी कि माइनस आवेश है तो माइनस आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर बहेगा, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होगा। ठीक है, माइनस आवेश होने पर। तो हमको इससे क्या पता चलता है, हमको इससे ये पता चलता है कि वैद्युत विभव आवेश की दिशा को निर्धारित करता है। अगर धन आवेश है तो निम्न विभव से उच्च विभव की अगर धन आवेश है तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है। अगर वही ऋण आवेश है तो निम्न विभव से उच्च विभव तक बहता है। और यह तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों वस्तुओं का विभव बराबर ना हो जाए। ठीक है, यह तब तक फ्लो होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का विभव बराबर ना हो जाए। में होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं कि जैसे पहले मैं इसको इरेज कर दूं। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर भिन्न भिन्न विभव वाली वस्तु है तो भिन्न भिन्न विभव वाली वस्तु है उससे अगर वो आवेश फ्लो होता है। अगर धन आवेश है तो धन आवेश अधिक विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु तक बहता है। और यह तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों वस्तु का विभव बराबर ना हो जाए। उसी प्रकार से अगर ऋण आवेश है तो ऋण आवेश निम्न विभव वाली वस्तु से उच्च विभव वाली वस्तु की ओर बहता है। और यह तब तक बहेगा जब तक कि दोनों वस्तु का विभव क्या होना, बराबर ना हो जाए। ठीक है, अब देखिए हमने किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव पढ़ रखा है। ठीक है, तो बिंदु आवेश के कारण विभव का फार्मूला क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण विभव। ठीक है,
देखिए बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर। ये होता है बिंदु आवेश। मान लीजिए बिंदु आवेश क्यू है तो उसके कारण आर दूरी पर जो विभव होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर, ये होता है विभव। और देखिए हमने ये भी पढ़ रखा है कि अगर वैद्युत द्विध्रुव है, कोई वैद्युत द्विध्रुव है, देखिए तो हमने क्या, ये आपका क्या है, ये है वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण भी हमने वैद्युत विभव निकाल लिया है और उसको हम प्रूफ कर चुके हैं। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण मान लीजिए यह इसका मध्य बिंदु है ओ है, इससे आर दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में, इस बिंदु से इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में मान लीजिए कोई पॉइंट है आर दूरी पर, इस पर वैद्युत विभव क्या था, हमने पढ़ा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा में आर स्क्वायर। ये होता है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा में आर स्क्वायर पढ़ा था। और इसके निरक्षीय स्थिति में, निरक्ष में इसके देखिए मान लीजिए निरक्ष में आर दूरी पर, इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर निरक्ष में अगर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर वैद्युत विभव हमने पढ़ा था, इस पॉइंट पर हमने पढ़ा था क्या था, इस पर 0 था। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा में आर स्क्वायर, और उसके निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, 0 होता है, ये हमने पढ़ा था। अब देखिए मान लीजिए अब कई बिंदु आवेश है, ठीक है। चलिए पहले इसको मैं इरेज कर दूं। देखिए मान लेते हैं कई बिंदु आवेश है, ये मान लीजिए आपका दिया है माइनस का Q1 दे दिया है, फिर Q2 दे दिया है, माइनस का Q3 दे दिया है, Q4 दे दिया है, Q5 दे दिया है, Q6 दे दिया है, कई बिंदु आवेश दिया है। और मान लीजिए कि यह एक कोई बिंदु P है। अब इस बिंदु पर Q1 आवेश से R दूरी पर है, मान लीजिए R1 दूरी पर है, Q2 आवेश से R2 दूरी पर है ये बिंदु, Q3 आवेश से ये R3 दूरी पर है, Q4 से R4 दूर पर है, Q5 से R5 डिस्टेंस पर है, Q6 से R6 डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो अब इस बिंदु P पर इन सभी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव को निकालेंगे। तो देखिए इन सभी आवेश के कारण, सभी बिंदु आवेश है तो बिंदु, आप देखिए इन सभी आवेशों के बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत विभव को निकालेंगे और सबको जोड़ देंगे, क्योंकि यह अदिश राशि है। वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभव अदिश राशि होता है। तो अब Q1 के कारण इस पर विभव, Q2 के कारण, मतलब जितना आवेश दिया है सबके कारण इस बिंदु P पर विभव निकालेंगे और सबको आपस में क्या करेंगे, बीजगणितीय, जैसे बीजगणित में हम लोग जो जोड़ करते हैं उसी तरीके से इसको भी क्या कर देंगे, सभी बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव निकालेंगे और सबको जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि यह अदिश राशि है। देखिए अब Q1 के कारण बिंदु P पर विभव, तो मैंने क्या बताया कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो विभव निकलता है वह निकलता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R। अगर ये आवेश माइनस में है तो माइनस Q बटा में R होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो अब क्या हो जाएगा, बिंदु P पर अगर विभव निकालें तो यहाँ पर देखिए ये होगा बिंदु P पर कुल विभव V बराबर, अब देखिए अगर Q1 के कारण निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q1 बटा में, इससे इस बिंदु P के बीच की दूरी R1 है तो R1 ये हो जाएगा, प्लस अब इसी तरह Q2 के कारण निकालेंगे बिंदु P पर तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटा में R2, यानी कि इस आवेश और इसके बीच का डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। अब Q3 के कारण निकालना है तो ये हो जाएगा आपका प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q3 माइनस में है तो माइनस Q3 बटा में R3, ये हो जाएगा Q3 के कारण। इसी प्रकार से आगे जोड़ते जाएंगे, जितना भी दिया होगा, जितना आवेश दिया होगा सभी आवेश के कारण उस बिंदु पर विभव निकालेंगे और सबको इस प्रकार से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए निकाला जाए अगर विभव तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, देखिए ये माइनस में है तो बचेगा आपका माइनस Q1 बटा में R1, ये प्लस में है तो प्लस में Q2 बटा में R2,
ये माइनस में है तो माइनस में Q3 बटा में R3, इसी प्रकार से 4 वाला लेना है तो प्लस का Q4 बटा में R4, फिर प्लस का, ऐसे आगे चलता रहेगा। जितना भी आवेश दिया होगा सबके कारण विभव निकालेंगे और इस बिंदु पर सबको जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? इसको जोड़ देंगे। तो ये किस यानी कि कई बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर आवेश निकालना होगा तो सबको क्या कर देंगे? सभी बिंदु के कारण सभी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु पर विभव निकालेंगे और सभी को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ये हो जाएगा इस बिंदु P पर कुल विभव हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे चला जाए। चलिए अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए देखिए आगे हमको क्या पढ़ना है? आगे हमको पढ़ना है समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ। ठीक है, हमको पढ़ना है समविभव पृष्ठ। देखिए यहाँ पर हमको नाम से ही पता चल रहा है समविभव पृष्ठ। देखिए क्या होता है, सम यहाँ पर दिया है, यह कई, देखिए यहाँ पर क्या है कि सम प्लस विभव से मिलकर के बना है। अब देखिए सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है बराबर। क्या होता है? सम का मतलब बराबर होगा या समान होता है। बराबर या इसी को क्या बोलते हैं? समान बोलते हैं। अब विभव होता है। अब पृष्ठ यानी कि कोई ऐसा पृष्ठ जिस पर कि जिसके प्रत्येक जगह पर यानी प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो? समान हो। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ क्या होगा? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर समान विभव हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, समविभव पृष्ठ समझ में आ गया होगा आपको कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसको आप चाहो तो नोट कर लो। क्या नोट करेंगे? कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब देखिए जरा, मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है। अब इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या है? समान है। ठीक है, प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है। देखिए मान लेते हैं यह एक बिंदु A है, ये बिंदु B है। ठीक है ना, दो बिंदु को हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब बिंदु A पर विभव V है, बिंदु B पर भी विभव V होगा, क्योंकि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर यह समविभव पृष्ठ है ये, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। तो हम A और B दो बिंदु को ले लिए हैं, तो इस पर अगर विभव V है तो इस पर भी विभव क्या होगा? V होगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों बिंदुओं के बीच अगर विभवांतर निकालें तो विभवांतर क्या हो जाएगा? V अभी बराबर V माइनस का V बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। ठीक है, क्या होगा? समविभव पृष्ठ का अगर गुण पूछता है कि समविभव पृष्ठ का गुण क्या होगा, तो समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होगा। क्या होगा? समविभव पृष्ठ के, इसको नोट कर लीजिएगा आप, पॉइंटेड नोट करिएगा कि समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। ठीक है, अब देखिए समविभव पृष्ठ में दो बिंदु लिए हैं, यहाँ पर विभवांतर क्या है? शून्य है। तो यहाँ पर अगर किया गया कार्य निकालें तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होगा, मान लीजिए दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जा रहे हैं, यहाँ से किसी आवेश को बिंदु A से किसी आवेश को बिंदु B पर ले जा रहे हैं, तो आवेश को ले जाने में कार्य निकालते हैं। तो कार्य बराबर क्या होगा? कार्य बराबर होगा आपका कि देखिए इस आवेश को बिंदु B पर ले जा रहे हैं, तो
ले जाया गया आवेश, आवेश गुणे इसके बीच का विभव यानी विभवांतर। आवेश गुणे क्या होता है? विभवांतर होता है। तो देखिए आवेश कुछ भी हो लेकिन विभवांतर क्या होगा? जीरो होगा। विभवांतर जीरो होगा तो ये हो जाएगा आपका Q गुणे जीरो, मतलब जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जीरो। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य शून्य होगा। क्या होगा? किया गया कार्य भी क्या होगा? शून्य होगा। तो इस बात को याद रखिएगा। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि समविभव पृष्ठ क्या होता है, या फिर आपसे अब ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा कि समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य कितना होता है। तो समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। और समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। इस बात को आपको याद रखना।